हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। अपना बैंकिंग वाला टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। बैंकिंग का जो टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं वो टेस्ट था SKPO2 AA IKN PO2 का टेस्ट था। इस टेस्ट में एक जीस्ट वाले नए टाइप के कुछ क्वेश्चंस आए थे। हम उन क्वेश्चंस को आज डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। वो क्वेश्चंस थे, पैसेजेस का बहुत इजी था। ओवरऑल टेस्ट बहुत इजी था और इस टेस्ट में कुछ नए टाइप के क्वेश्चन से आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। 11 से 14 क्वेश्चंस जो थे हम उनको डिस्कस करते हैं। देखो, डायरेक्शंस पढ़ लो सबसे पहले कि डायरेक्शंस में क्या कह रहा है। कह रहा है 5 अल्टरनेटिव समरीज आर गिवन बिलो द टेक्स्ट। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द टेक्स्ट। कह रहा है कि आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो बेस्ट कैप्चर करता है एसेंस ऑफ द टेक्स्ट। एसेंस जो वर्ड यहाँ पे लिखा है, इस एसेंस का मतलब होता है जीस्ट। समरी बतानी है हमें बेस्ट। देखो ऑप्शंस, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। 11th को क्या कह रहा है। कह रहे द CEOs ओव एट लीस्ट सम ऑफ देयर सक्सेस टू अदर्स। कह रहे जो CEOs होते हैं ना, उनकी जो सक्सेस होती है उसके उनके ऊपर कर्जा है दूसरों का। सीईओ के सक्सेस का सीईओ के ऊपर कर्जा है। ओव का मतलब होता है कर्जा होना। गिवन दैट द सोसाइटी, कैसे, अगर हम इस चीज को देखें क्या, कि द सोसाइटी प्रोवाइड्स पब्लिक गुड्स लाइक यूनिवर्सिटीज एंड हेल्थ केयर। सोसाइटीज़ जो हैं वो क्या प्रोवाइड करती है, पब्लिक गुड्स देती है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ दे दी, हेल्थ केयर दे दी। दिस कॉल्स फॉर, इससे इससे ज़रूरी हो जाता है। कॉल फॉर का मतलब होता है नेसेसरी हो जाना। दिस कॉल्स फॉर मोर मोडेस्टी एंड रिस्ट्रेंट इन डिटरमाइनिंग द हाइएस्ट सैलरीज। कह रहा है कि इससे मतलब इससे उनके मन में नरमी आनी चाहिए। मोडेस्टी मतलब नरमी, और रिस्ट्रेंट थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए इन डिटरमाइनिंग द हाइएस्ट सैलरी, जब ये हाइएस्ट सैलरीज डिटरमाइन कर रहे हैं। नॉट फॉर मोरल रीजंस के लिए नहीं, बट फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। बट किस चीज के लिए, सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी हो जाती है बनाए रखना। ऑल्सो द मोस्ट प्रिविलेज क्लासेस, कह रहा है जो मोस्ट प्रिविलेज क्लासेस हैं, विच हैव बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द सोलिडेरिटी ऑफ अदर्स। कह रहा है जो मोस्ट प्रिविलेज क्लासेस हैं, प्रिविलेज क्लासेस मतलब ये यही सीईओ जिनको बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। विच हैव बेनिफिटेड, जिनको बेनिफिट मिला है, फ्रॉम द मोस्ट फ्रॉम द सोलिडेरिटी ऑफ अदर्स, जो दूसरों की सोलिडेरिटी है। ये सोलिडेरिटी वर्ड है, जो दूसरों की, ये देखो ये सोलिडेरिटी वर्ड है, जो दूसरों की जो सोलिडेरिटी है उससे जिनको फायदा मिला है। और अदर्स मतलब कि पुअर, नोटेबली द पुअर कैन नो लॉन्गर डिनाई द लेटर्स कंट्रीब्यूशन। तो ये जो सीईओज है ना, वो लेटर, लेटर मतलब ये बाद वाला, यानी कि पुअर के कंट्रीब्यूशन को मना नहीं कर सकते। पता है क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है सीईओज जो है ना सक्सेसफुल हो गए, इसके पीछे उनका अपना हाथ नहीं है, उसके अंदर सोसाइटी का भी हाथ है। ये दे रहा सोसाइटी, और कह रहा है उसके अंदर पुअर का भी हाथ है। मेन जो लॉजिक था वो ये था। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एज, हाँ, कह रहा है एज बोथ द सीईओज एंड द पुअर आर प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम सिस्टम। अच्छा, कह रहा है प्रोडक्ट हैं पुअर भी और सीईओ भी सेम सिस्टम को। तो दीज टू क्लासेस नीड टू एक्नॉलेज द सिस्टम फॉर इट्स सस्टेनेबिलिटी। तो इन दोनों को, सिस्टम को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है इसकी सिस्टम की स्टेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी के लिए। ऐसी बात नहीं लिख रहा, कहना पता क्या चाह रहा था, ये कह रहा था कि सीईओ जो है ना वो एक्नॉलेज करे सिस्टम को भी और पुअर को भी। ये तो कुछ उल्टी बातें लिख गया, एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, कह रहे हैं द सीईओज हैव ए मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट इन देयर हाईएस्ट सैलरीज। ठीक है, ये बात लिखी थी। एंड द पुअर मस्ट एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सीईओज। और पुअर को सीईओज की कंट्रीब्यूशन देखनी है क्या, ना 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 ना, ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अगला ऑप्शन देखो, कह रहा है फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ द सीईओज नीड टू बी मोडेस्ट इन देयर हाईएस्ट सैलरीज। ठीक है, ये बात लिख रहा है। एंड द पुअर नीड टू एक्नॉलेज, ये चीज फिर गलत लिख रहा है कि पुअर नीड टू एक्नॉलेज, पुअर को एक्नॉलेज नहीं करना कंट्रीब्यूशन ऑफ द सीईओज टू आर देयर वेलफेयर ना।
इस बात का तो मतलब था जो लास्ट में पॉइंट लिख रहा था, एक बारी दोबारा से देख लेते हैं। कह रहा है ऑल्सो द मोस्ट प्रिविलेज क्लासेस विच हैव बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द सॉलिडेरिटी ऑफ अदर्स नोटेबली द पुअर कैन नो लॉन्गर डिनाई द लेटर्स कंट्रीब्यूशन। तो ये जो प्रिविलेज क्लास हैं ये डिनाई नहीं कर सकते लेटर्स कंट्रीब्यूशन। लेटर मतलब पुअर का, पुअर ने सीईओ का वो नहीं देखना कंट्रीब्यूशन, सीईओ ने पुअर का कंट्रीब्यूशन देखना है। ठीक है, अगला ऑप्शन और देखते हैं एक बारी। कह रहे द सीईओज मस्ट रिड्यूस, डी ऑप्शन देख रहे हैं, द सीईओज मस्ट रिड्यूस देयर हाईएस्ट सैलरीज एंड द पुअर मस्ट एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सीईओज। फिर फालतू बकवास। द सीईओज मस्ट एक्नॉलेज द रोल ऑफ पब्लिक गुड्स इन देयर सक्सेस एंड द पुअर मस्ट रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सीईओ। बकवास, मैंने पांचों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। देखो हालांकि ये क्वेश्चन ना कैट के एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, और वहां पे जो क्वेश्चन आया था तब इसका आंसर दिया गया था थर्ड ऑप्शन। जब वहां पे ये क्वेश्चन आया तो इसका आंसर गिवन था थर्ड ऑप्शन। अब ये थर्ड ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कह रहा है कि द पुअर नीड टू एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सीईओज टुवर्ड्स देयर वेलफेयर। तो पुअर ने एक्नॉलेज नहीं करना है। लास्ट सेंटेंस जो लिख रहा था वो लिख रहा था कि सीईओ ने पुअर का कंट्रीब्यूशन भी एक्नॉलेज करना है। ये तो उल्टी बात लिख रहा है, लेकिन पता नहीं कैसे सी आंसर दिया है। मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर नहीं हो सकता। मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में सही आंसर गिवन ही नहीं है। ठीक है जी, तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन ही गलत था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो कह रहा है, लिख रहा है आफ्टर रीडिंग लिटरेचर बाय सम ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एक्सपर्ट्स ऑन इनोवेशन। इनोवेशन के ऊपर कुछ लिटरेचर पढ़े, नाम दे रहा है जैसे क्लेटन क्रिस्टनन, हेनरी चेसब्रो, जॉन काउ, जेम्स जेम्स एंड्रयू एंड हैरोल्ड सिरकिन वन। अच्छा, एंड हैरोल्ड सिरकिन वन वॉज फैसिनेटेड। ये फैसिनेटेड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना, बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हो जाना। बट अलास, लेकिन बड़ी दुख की बात है, ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड। तो वो पहले तो फैसिनेट हुआ, इंटरेस्टेड हुआ उनमें, लेकिन बाद में फ्रस्ट्रेटेड हो गया। कैसे? कह रहे इनोवेशन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज दैट जनरेट्स वैल्यू। कह रहे इनोवेशन जो होती है नई नॉलेज की प्रोडक्शन होती है जिससे वैल्यू जनरेट होती है। इट इज़ अबाउट फ्रेश आइडियाज़। इनोवेशन जो है वो फ्रेश आइडियाज़ की बात करती है। दैट गिव राइज टू नोवल प्रोडक्ट्स, जिससे नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, सर्विसेज बनती हैं, प्रोसेसेस आती हैं, न्यू मैनेजमेंट मेथड्स आते हैं, ओरिजिनल डिज़ाइंस आते हैं, इन्वेंशंस आती हैं। दैट जनरेट ग्रेटर प्रॉफिट्स फॉर फर्म्स। और इतना सब होने से ज़्यादा प्रॉफिट आता है फर्म्स के लिए, और सिर्फ फर्म्स के लिए नहीं, रीजन्स के लिए, कंट्रीज़ के लिए। These are great ideas, but as I went through these texts, I found them to be rather familiar sounding. I had the feeling that somehow and somewhere I had already studied them. कह रहा लेकिन जब मैं इनको पढ़ रहा था ना, देखो क्या लिख रहा है। कह रहा कोई ना बंदा है, उसने क्या किया है, काफ़ी सारे लोगों के बुक्स पढ़ी। ठीक है, तो जब वो बुक्स पढ़ रहा था तो उसे अच्छा भी लग रहा था, उसे बुरा भी लग रहा था, फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था। ठीक है, अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि जो आइडियाज़ उनके अंदर दिए हुए वो आइडियाज़ बड़े ग्रेट आइडियाज़ हैं। ठीक है, लेकिन बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि जो आइडियाज़ उन बुक्स के अंदर लिखे हैं ना, वो आइडियाज़ वो ऑलरेडी सुन चुका है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये सब कहना चाह रहा है। ऑप्शन देखते हैं। कह रहे द राइटर आफ्टर रीडिंग सेवरल एक्सपर्ट्स ऑन इनोवेशन फेल्ट डिसअपॉइंटेड। कह रहे जो राइटर है सेवरल एक्सपर्ट्स को पढ़ने के बाद इनोवेशन पे, उसको ना डिसअपॉइंटमेंट फील हुई एज द एक्सपर्ट्स देमसेल्व्स वर मियरली रिपीटिंग व्हाट द राइटर ऑलरेडी न्यू। कह रहे क्योंकि जो एक्सपर्ट्स जो थे ना, वो उन्हीं बातों को रिपीट कर रहे थे जो राइटर ऑलरेडी जानता था। ठीक है, बात तो सही लिख रहा है। कह रहे द राइटर आफ्टर रीडिंग सेवरल एक्सपर्ट्स
ऑन इनोवेशन फेल्ट डिसअपॉइंटेड, तो वो इनोवेशन पे पढ़ने के बाद बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, एज द एक्सपर्ट्स देमसेल्व्स वर मियरली रिपीटिंग व्हाट द राइटर ऑलरेडी न्यू। लेकिन यहाँ पे क्या आपको नहीं लग रहा है एक चीज़ मिसिंग है? वो सिर्फ डिसअपॉइंटेड थोड़ी हो रहा था, थोड़ा सा तो वो खुश भी हो रहा था। तो ये चीज़ थोड़ी सी मिसिंग लग रही है, एक बारी मैं इसको छोड़ के चलता हूँ। अगला देखते हैं। कह रहे दो द राइटर वॉज फैसिनेटेड बाय वट सेवरल एक्सपर्ट्स इन द फील्ड हैड टू से ऑन इनोवेशन ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड दैट द एक्सपर्ट्स हैड नथिंग न्यू टू से। ये बात में इसने लिख दिया। कह रहा राइटर जो था ना, फैसिनेटेड था बाय वट सेवरल एक्सपर्ट्स इन द फील्ड हैड टू से, कि वो क्या कहना चाहते थे। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी मिसिंग मेरे को जो लगती है, कह रहा है वो हैड टू से, जो उसने बुक्स पढ़ी हैं तो बुक्स के राइटर्स हैं, ठीक है, ठीक है, राइटर में से समथिंग, लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि एक्सपर्ट्स कुछ बातचीत कर रहा था वो एक्सपर्ट्स से, या एक्सपर्ट्स की बुक्स पढ़ रहा था। थोड़ा सा अनक्लियर है, एम्बिगुअस है। अगला देखते हैं। कह रहे रीडिंग द एक्सपर्ट्स ऑन इनोवेशन द राइटर वॉज फैसिनेटेड बाय देयर ग्रेट आइडियाज। फैसिनेट किस चीज़ से हुआ था? ग्रेट आइडियाज से। बट फेल्ट डिस्करेज्ड दैट दोज एक्सपर्ट्स वर रिपीटिंग वट ही ऑलरेडी न्यू। लेकिन बाद में फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि उसे पता लगा कि भाई ये तो वही रिपीट करने हैं जो मुझे ऑलरेडी पता है। अगला देखो, तो ये ऑप्शन मुझे ठीक सा लग रहा है, एक बारी मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ। अगला देखो, कह रहा है आफ्टर रीडिंग द वर्ल्ड्स बेस्ट राइटर्स ऑन इनोवेशन दो आई फेल्ट फैसिनेटेड बाय देयर ग्रेट आइडियाज बट नथिंग न्यू इन दैम। कह रहा है आफ्टर रीडिंग द वर्ल्ड्स बेस्ट राइटर्स ऑन इनोवेशन दो आई फेल्ट फैसिनेटेड, ये आई ने ना, सेंटेंस ओके लग रहा है बिल्कुल, लेकिन आई ने दिक्कत कर दी। आई ने कैसे दिक्कत करती? जब हम समरी बना रहे होते हैं तो समरी में हम आई ना लिख के हम जनरली राइटर लिखते हैं, जो भी राइटर होगा वही आई है। तो ये डी ऑप्शन जो है ना, ये भी एलिमिनेट हो गया। ई देखो, इनोवेशन इज अबाउट फ्रेश आइडियाज आई फाउंड, यहाँ पे भी वही गलती है। आई फाउंड द वर्ल्ड्स लीडिंग एक्सपर्ट ऑन इनोवेशन लैकिंग इन इनोवेशन इन देयर वर्क्स। तो देखो, मेन चीज़ होती है कि जब भी अगर हम जीस्ट लिखने जा रहे हैं तो वहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन यूज़ नहीं करते, ठीक है जी। तो ई भी एलिमिनेट हो जाता है, तो हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है सी। नेक्स्ट देखते हैं सी। कह रहा है वंस ए प्लोजिबल हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस होती है थ्योरी, ठीक है। वंस ए प्लोजिबल, प्लोजिबल हो जाता है पॉसिबल। कह रहा है एक बार एक पॉसिबल थ्योरी बन जाए ना, फॉर्मुलेट हो जाए, बन जाए, इट मस्ट बी टेस्टेड, तो इसको टेस्ट किया जाना चाहिए अगेंस्ट ऑल एग्जिस्टिंग थ्योरीज एंड अगेंस्ट ऑल अवेलेबल एक्सपीरियंस। तो इस चीज़ को, जितने भी एक्सपीरियंस है और जितनी भी थ्योरी है, उन सब चीज़ों से क्या करना चाहिए? इंफॉर्मेशन से टेस्ट करना चाहिए। इट हैज़ टू बी सब्जेक्ट टू ओपन क्रिटिसिज्म। कह रहे ये मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए ओपन क्रिटिसिज्म का, कि भाई जो भी हमने थ्योरी बनाई है, प्लोजिबल थ्योरी बनाई है, उसका ओपन क्रिटिसिज्म के लिए उसको ओपन रखना चाहिए फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, एंड ओनली इफ इट सर्वाइव्स दीज टेस्ट एंड क्रिटिसिज्म मे इट बी अडॉप्टेड एज टेंटेटिव एंड कंजक्चरल न्यू नॉलेज। तो कह रहे हैं कि अगर ये सारे टेस्ट और सारे क्रिटिसिज्म को पास कर लेती है, तभी इसको आप अडॉप्ट कर सकते हो एज टेंटेटिव एंड कंजक्चरल न्यू नॉलेज। तब आप इसको टेंटेटिव नॉलेज बना सकते हो। टेंटेटिव होती है नॉट कन्फर्म्ड, नॉट सर्टेन। जैसे टेंटेटिव डेट्स आती हैं एग्ज़ाम की, मान लो अभी एसबीआई ने दी थी कि टेंटेटिव डेट्स हैं मार्च एंड में, लेकिन वो चेंज कर दी तो कंफर्म नहीं थी वो, ठीक है ना। तो टेंटेटिव और कंजक्चरल, कंजक्चरल हो जाता है अनुमान लगाना, तो अनुमान वाली नॉलेज जो है ना, उस चीज़ को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। कह रहा है साइंस एंड नॉलेज आर मेड अप नॉट ऑफ विनर्स, साइंस और नॉलेज जो है ना, वो विनर्स से नहीं बनती बट ऑफ सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स से बनती है। ऑफ कंटिन्यूस एंड सिस्टमेटिक एफर्ट्स टू रिफ्यूट, और ऐसे सर्वाइवर्स जो कंटिन्यूसली और सिस्टमेटिकली एफर्ट करते रहते हैं रिफ्यूट करने के लिए, मतलब खंडन करने के लिए। फिर कह रहा है थ्योरीज आर नेवर सर्टेन एंड मस्ट ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर एन अनसर्टेन फ्यूचर। कह रहे थ्योरीज जो है ना, वो कभी भी सर्टेन नहीं होती और हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए कि फ्यूचर जो है ना वो अनसर्टेन है, थ्योरीज का कभी भी फेल हो सकती है,
ठीक है, कहना क्या चाह रहा था, कह रहा है कि जब भी कोई हाइपोथेसिस बनाओ, कोई भी थ्योरी बनाओ, तो सबसे पहले उसको टेस्ट करो, जितनी भी एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं उनका क्रिटिसिज्म करवाओ सबसे, और अगर वो सरवाइव करती है तभी आप उसको एक इंफॉर्मेशन मान सकते हो। ठीक है जी, तो देखते हैं ऑप्शंस को। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो, कह रहा है साइंस एंड नॉलेज हैव एन अनसर्टेन फ्यूचर। ठीक है, लास्ट लाइन में लिख रहा था कि साइंस और नॉलेज का सर्टेन फ्यूचर नहीं होता, अनसर्टेन फ्यूचर होता है, एज देयर आर हाइपोथेसिस दैट हैव सर्वाइव्ड द सिस्टमेटिक एफर्ट्स टू रिफ्यूट देम। जिन्होंने सरवाइव किया है, कैसे कि सिस्टमेटिक एफर्ट्स जो थे उनको रिफ्यूट करने, थोड़ा सा बड़ा अजीब सी चीज़ लिख दी इसने, पता नहीं, एलिमिनेट कर रहा हूँ मैं तो। साइंस एंड नॉलेज आर मेड अप नॉट ऑफ विनर्स, साइंस और नॉलेज जो हैं वो विनर्स से नहीं बनते, बट ऑफ सर्वाइवर, सर्वाइवर से बनते हैं, दैट मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एन अनसर्टेन फ्यूचर, जो हमेशा तैयार रहने चाहिए अनसर्टेन फ्यूचर के लिए। ठीक है, आ, एक बारी ना हम दोबारा से पैसेज को देखते हैं, देखो क्या क्या इसने लिखा था। कह रहे जब हाइपोथेसिस बनती है ना, तो इसको टेस्ट करना चाहिए सारी थ्योरीज के अगेंस्ट। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें बी को या सी, बी को देखो, साइंस एंड नॉलेज आर मेड अप नॉट ऑफ विनर्स बट ऑफ सर्वाइवर्स दैट मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एन अनसर्टेन फ्यूचर, जिनको फ्यूचर के लिए तैयार रहना चाहिए। थोड़ी सी एम्बिगुअस सी बात है, और ये वाली बात भी कहीं नहीं आई कि जो साइंस और नॉलेज है ना वो हाइपोथेसिस के बेसिस पे बनती हैं, जो स्टार्टिंग में लिखा था, तो ये बात नहीं लिख रहा। ऐसे ही सी में देखो, सी में कह रहा है कंजक्चरल न्यू नॉलेज इज दैट which is subject to criticism from all direction but have survived the efforts to refute। लेकिन जिन्होंने सर्वाइव किया है वो एफर्ट्स जो इसको रिफ्यूट करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे। तो कंजक्चरल न्यू नॉलेज इज दैट विच इज़ सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म, जिस पे क्रिटिसिज्म किया जा सकता है फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। तो देखो अगर इसके अंदर भी देखो तो फिर वो साइंस एंड नॉलेज की बातें ख़त्म हो गई कि वो अनसर्टेन है, कुछ ऐसी बात भी नहीं आई, तो ये भी मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। अगला देखो, ये बड़े थोड़ा सा ना ध्यान से करने वाले क्वेश्चन होते हैं। अगला देखो, डी के अंदर लिख रहा है, कह रहा है साइंस एंड नॉलेज आर नॉट मेड अप ऑफ डेफिनेटिव ट्रूथ बट ऑफ हाइपोथेसिस। कह रहा है कि साइंस और नॉलेज ना ट्रुथ्स की नहीं बनी होती बल्कि थ्योरीज की बनी होती हैं, दैट हैव सर्वाइव्ड द सिस्टमेटिक एफर्ट्स टू डिसअप्रूव दैम। जो सर्वाइव करते हैं वो सिस्टमेटिक अप्रूव्स एफर्ट्स जो उनको डिसअप्रूव करने के लिए लगे जाते हैं, जो मतलब क्रिटिसिज्म होता है उसको भी वो सर्वाइव करते हैं। ये शायद आंसर हो सकता है, एक बारी मैं इसको छोड़ के चलता हूँ। अगला देखते हैं, कह रहा है साइंस फॉर्मुलेट्स प्लॉजिबल हाइपोथेसिस। अब साइंस थ्योरी थोड़ी बनाती है, थ्योरी तो लोग बनाते हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है, आंसर बच गया डी। अगला देख रहे हैं, कह रहा है व्हेन द नेक्स्ट फुल स्केल ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस हिट्स। कह रहा है जब नेक्स्ट ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस आता है, लेट इट नॉट बी सेट, ऐसा ना कहा जाए, ऐसा करके चलो कि ऐसा ना कहा जाए कि दैट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नेवर टुक ए स्टैब। देखो ये जो ईडियम है, ये टुक ए स्टैब, टुक ए स्टैब का मतलब होता है टू अटेम्प्ट समथिंग, किसी चीज़ के लिए कोशिश करना, कुछ भी करना। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आईएमएफ के बारे में ये बोला जाए कि आईएमएफ नेवर टुक ए स्टैब एट फोरस्टॉलिंग इट, कि भाई क्राइसिस आ गया लेकिन आईएमएफ ने इसको फोरस्टॉल नहीं किया। रिसेंटली द आईएमएफ प्रपोज्ड ए न्यू ग्लोबल टैक्स ऑन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लूजली इन प्रोपोर्शन टू देयर साइज। कह रहे कि आईएमएफ ने एक टैक्स लगाया बैंक्स के ऊपर, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, और उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, जितना बड़ा साइज़ उतना बड़ा टैक्स, एज वेल एज ए टैक्स ऑन बैंक्स प्रॉफिट, और बैंक के प्रॉफिट पे भी टैक्स लगाया, एंड बोनसेस, इन चीज़ों पे भी टैक्स लगाया। कहना चाह रहा है कि भाई इसने ना, आईएमएफ ने ये टैक्स लगा दिए, क्यों लगा दिए, ताकि कल को फ्यूचर में आप ये ना कह सको कि आईएमएफ ने इसको रोकने के लिए, ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस को रोकने के लिए कुछ किया नहीं। बड़ा सिंपल सा था ये तो, इजी क्वेश्चन था सबसे चारों में। कह रहा था आईएमएफ, फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, कह रहा था आईएमएफ हैज प्रपोज्ड ए न्यू ग्लोबल टैक्स, ठीक बात लिख रहा है, ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स इन एन अटेम्प्ट टू फोरस्टॉल फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस। किस लिए किया है, क्योंकि ये कोशिश कर रहा है कि हम रोकना चाहते हैं किसको, फोरस्टॉल फ्यूचर क्राइसिस को। ठीक है, देखो बात कहीं ना कहीं पूरी लिखी है,
एक बार इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। द IMF's न्यू ग्लोबल टैक्स ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स विल प्रिवेंट फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस। देखो, विल प्रिवेंट कैसे हो सकता है? विल प्रिवेंट तो तब होता ना जब 100% करेगा। तो इन्होंने अटेम्प्ट किया, कोशिश की है, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर कह रहा है द IMF हैज़ प्रपोज्ड ए न्यू ग्लोबल टैक्स ऑन financial institutions and banks which will forestall financial crisis। फिर वही विच विल forestall, मतलब जो रोक ही देगा। IMF ने न्यू ग्लोबल टैक्स दिया है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, विच विल forestall, ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया। डी ऑप्शन में फिर देखते हैं। कह रहा है दैट IMF हैज़ प्रपोज्ड ए टैक्स ऑन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स प्रॉफिट्स एंड बोनसेस दैट विल प्रिवेंट। फिर वही विल प्रिवेंट, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारे BCD तो एलिमिनेट हो गए, ए बचा है और ई बचा है। ई को देखते हैं। कह रहा है द प्रपोज टैक्स ऑन प्रॉफिट्स एंड बोनसेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स इज एन अटेम्प्ट टू फोरस्टॉल फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस। कह रहा है जो प्रपोज टैक्स लगाया जा रहा है प्रॉफिट पे, बोनसेस पे ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स इज एन अटेम्प्ट, तो ये एक कोशिश है टू फोरस्टॉल फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस। मेरे को तो यही आंसर लग रहा है। एक बारी ई और ए को दोबारा देखते हैं। ए में कह रहा था IMF हैज़ प्रपोज्ड ए न्यू ग्लोबल टैक्स ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स इन एन अटेम्प्ट टू फोरस्टॉल फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस। और ई में क्या कह रहा है? कह रहा है द प्रपोज टैक्स ऑन प्रॉफिट्स एंड बोनसेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स इज एन अटेम्प्ट टू फोरस्टॉल। तो देखो, ये तो प्रपोज टैक्स बता रहा है और ये साफ बता रहा है कि टैक्स लगाया किस पे गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे और बैंक्स पे। लेकिन फर्स्ट वाले में ये बात नहीं की, उसने तो सिंपल कह दिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स के ऊपर टैक्स लगाया ताकि वो रोक सके। तो सेम कहानी ई में भी है, लेकिन ई के अंदर थोड़ी सी कहानी और ज़्यादा डिटेल्ड में है, कम से कम वर्ड्स यूज़ करके है, इसीलिए आंसर जो बन गया ई बन गया। तो देखो, कहानी कुछ नहीं थी इन क्वेश्चंस के अंदर। कहानी सिंपल सी थी कि आपको ना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप जो जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग है, सारा समझ में आ रहा है तो आप इजीली कर जाओगे, नहीं समझ में आ रहा तो नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। तो सिंपल सी चीज़ है और अंडरस्टैंडिंग बनती है रीडिंग से। तो जी, आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।